नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जगराम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्लोबटेक कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ पर आपको ना सिर्फ कंप्यूटर की जानकारियाँ दी जाती हैं बल्कि समय समय पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी अपडेट किया जाता है। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस के अंतर्गत कंप्यूटर जनरेशन को। तो देखते हैं कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है। फ्रेंड्स, ये हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज 5th डे क्लास है हमारी। आशा है आपने हमारी पिछली सारी क्लासेस को अटेंड किया होगा, अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कंप्यूटर में हमें कंप्यूटर में एक अच्छे से करियर बनाना है, करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें हर एक टॉपिक का अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम कहीं पे भी इंटरव्यू में जाएं तो हमें किसी से भी कोई भी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका अच्छे से आंसर देना आना चाहिए। जनरेशन क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर जनरेशन। मैं पहले आपको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। मैंने बताया है आफ्टर सम टाइम द चेंजेस इन द फीचर्स ऑफ एनी आइटम keep coming and the changes that make the use of an item more convenient in such a item change are called generation of the item। यानी किसी भी वस्तु का समय समय पर बदलाव, और ऐसा बदलाव कि उस वस्तु के यूज़ को हमें और आसान बना दे। वो बदलाव जो समय समय पर होते रहते हैं किसी वस्तु में, उस वस्तु की जनरेशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं whatever change have been made in human life since ancient times it is called human generation। जैसे कि मानव जनरेशन हुई है, समय समय पर मानव के रहन सहन में जो भी बदलाव हुए हैं वो मानव जनरेशन कहलाती है। आप जानते हैं, आपने सभी ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होगी बचपन में कि मानव कैसा था और आज मानव कैसा हो गया है, कितनी इसमें चेंजेस आ गए हैं, कितना इंटेलिजेंस हो गया है मानव। तो ये ह्यूमन जनरेशन कहलाती है। इसी तरीके से कंप्यूटर जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 5th जनरेशन तक आज चल रही हैं। आज 5th जनरेशन चल रही है तो इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। ऐसी मोबाइल जनरेशन की बात करें तो मोबाइल डेटा के अंदर भी काफ़ी सारी जनरेशन आपने सुनी है, यूज हो रही हैं। जैसे पहले यूज़ करते थे हम लोग 2G, फिर 3G आया, फिर 4G, आज जो चल रही है 5th जनरेशन की तैयारी चल रही है इंडिया में। तो ये कंप्यूटर के मोबाइल के अंदर डेटा जनरेशन है। तो नेक्स्ट करते हैं हम। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो जानते हैं कंप्यूटर जनरेशन कब कब हुई है और क्या क्या उनके फीचर्स हैं अलग अलग जनरेशन में। तो कंप्यूटर जनरेशन क्या है। Years of computer generation are given separately in many books। अलग अलग बुक्स में मैंने देखा है, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग सिलेबस में कंप्यूटर जनरेशन की अलग अलग सन दी गई हैं। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं नीलिट सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं जो भी आपको कंप्यूटर जनरेशन समझा रहा हूँ उसकी जो भी सन होंगी वो नीलिट सिलेबस के हिसाब से है, जो कि आपका CCC O लेवल वगैरह की परीक्षाओं में यूज किया जाता है, पूछी जाती हैं। तो आपको वही सन यूज करनी है जो मैं नीलिट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर जनरेशन की बात करें तो हमारी फर्स्ट जनरेशन जो सबसे पहली जनरेशन है वो 1945 से लेकर के 1954 तक हुई है। फिर सेकंड जनरेशन आप देख सकते हैं 1955 से लेकर के 1964 तक हुई है। थर्ड जनरेशन हमारी 1965 से लेकर के 1974 तक चली है। तो इसके बाद फोर्थ जनरेशन आती है जो कि 1975 से लेकर के आज भी टिल डेट चल रही है। इसके साथ साथ एक जनरेशन और है 5th जनरेशन, ये प्रेजेंट में यानी अभी चल रही है और फ्यूचर में इसका काफ़ी यूज है। इसके ऊपर फ्यूचर में बहुत सारी डिवाइसेस आने वाली हैं, काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है। तो एक एक जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन। तो मैं पहले आपको इंग्लिश में बताता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊँगा। The first computers used vacuum tubes for circuits and magnetic drums for memory and were often enormous, taking up entire room। यानी कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है उसके अंदर
वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था, जैसा कि आप ये छोटी सी पिक्चर्स में देख भी सकते हैं, इसमें मैंने दिखाया है। और ये वैक्यूम ट्यूब लगी होने के कारण एक कंप्यूटर इतना बड़ा आकार ले लेता था कि एक पूरा का पूरा आपका रूम घिर सकता है, पूरा के पूरा रूम की जगह ये ले लेता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बड़ी बड़ी होती थी। इस कारण से इसके द्वारा जो सर्किट बोर्ड तैयार किए जाते थे काफ़ी बड़े बोर्ड हो जाते थे। जब बोर्ड बड़े होंगे, सारी डिवाइसेस बड़ी होंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि कंप्यूटर भी हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन। दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, इनको ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था क्योंकि बहुत बड़े होते थे। एंड इन एडिशन टू यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली की खपत भी ज़्यादा करते थे क्योंकि बड़े काफ़ी होते थे इसके सर्किट्स। एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट विच वाज ऑफन द कॉज ऑफ मेल फंक्शन। बड़े होने के साथ साथ ये बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट उत्पन्न करते थे, जो कि इनके मेल फंक्शन यानी ख़राब होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा करता था, या कभी कभी ये अपने हिसाब से नहीं चल करके अपने द्वारा और गलत फंक्शंस करने लग जाते थे, जिसको हम मेल फंक्शंस इंग्लिश में बोलते हैं। द यूनिवेक एंड यूनिएक कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इस जनरेशन में यूनिवेक और यूनिएक ये दो कंप्यूटर बनाए गए थे जो कि इस जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं यूनिवेक के बारे में। यूनिवेक क्या है? द फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड डिजिटल कंप्यूटर विच स्टूड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को हम यूनिवेक बोलते हैं। और ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर डिजिटल तौर पर बनाया गया था यूज़ करने के लिए, और इसको जो बनाया था जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली ने बनाया था। इनिए कंप्यूटर जनरल पर्पस इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर था, यानी इसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया गया था। लेकिन मैं बता दूं कि जनरल पर्पस से उद्देश्य ये नहीं है कि इसका यूज लोग घर घर कर सकते थे। पहले के जो कंप्यूटर बने थे इसका यूज आप एक ये कह सकते हैं कि रिसर्च के लिए या फिर एक साइंटिफिक तौर पर ही कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, इन्हें हर कोई परचेज अपने यहाँ नहीं कर सकता था। दूसरा जो कंप्यूटर है ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। ये भी आप देख सकते हैं पिक्चर में काफ़ी बड़ा होता था। इसका मतलब ये है कि ये भी आम लोगों के लिए नहीं था, इसका यूज़ भी एक सरकारी संस्था या फिर एक बहुत बड़े लेवल पर किया जाता था, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खर्चीला था, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। ये देख सकते हैं आप फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, कितना बड़ा ये कंप्यूटर होता था। उसमें थ्योरी में अभी मैंने आपको बताया कि एक कमरे की बराबर जगह लेता था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये स्पेस लेता होगा, और पूरा का पूरा कंप्यूटर मशीनरी है पूरी, कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है आज की तरह, पूरा का पूरा कंप्यूटर एक मशीनरी है। तो इसको बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही स्वच्छ जगह रखना होता था, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता था, तो इसे एक ठंडी जगह चाहिए होती थी। एक ठंडी जगह पे इसको रख करके चलाना होता था, और बहुत ज़्यादा कई घंटे तक आप इसका यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। और हीट से बचने के लिए इसको एक बहुत ज़्यादा कूलिंग प्लेस की ज़रूरत थी। सेकेंड जनरेशन पे आ जाते हैं। ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स एंड यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, और सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर सेकंड जनरेशन में आए उनमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ आने लगा। द ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947 बट डिड नॉट सी वाइड स्प्रेड इन यूज कंप्यूटर अंटिल द लेट 1950, यानी ट्रांजिस्टर का यूज़ लगभग 1947 में हो चुका था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोगों के यूज में या बहुत ज़्यादा डिवाइसों के यूज में 1950 तक नहीं आया था। द ट्रांजिस्टर वाज फॉर सुपीरियर टू वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा सुपीरियर था, बिकॉज इसने जो है कंप्यूटर के आकार को स्मॉलर कर दिया, यानी छोटा कर दिया। जब से ये आया फास्टर कर दिया, यानी इसके जब ये लगा लिया गया सर्किट बोर्ड पर, इसने कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता को बहुत ज़्यादा तेज़ गति प्रदान कर दी। चीपर था, क्योंकि जब आकार किसी का छोटा होता जाता है धीरे धीरे, तो वो पहले की अपेक्षा बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की
खपत वो कम हो जाती है, तो ये चीपर था, सस्ता पड़ता था। मोर एनर्जी एफिशिएंट, यानी बिजली की काफ़ी सारी इसमें बचत हो जाती थी। रिलायबल देन देयर फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूसर, यानी इसमें जो है पहले की प्री प्रोड्यूसर के यानी जो पहले की जनरेशन थी उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा यूज में रिलायबल था, इसे हर कोई आसानी से यूज कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट कंप्यूटर इस जनरेशन का, ये भी आपको पिक्चर में दिख रहा हो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी स्पेस लेता है ये। तो ये था हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, काफ़ी बड़ी स्पेस इसको भी ज़रूरत थी। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड जनरेशन पर। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज द हॉलमार्क ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम शॉर्टकट में ICV बोलते हैं, जो कि आप एक पिक्चर में ये देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर वर मिनिचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स, ट्रांजिस्टर को एक टेक्नोलॉजी के द्वारा छोटा करके सिलिकॉन चिप पर प्लेस किया गया, यानी लगाया गया, और जो कहलाता है सेमीकंडक्टर, विच ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, जिसने क्या करा, एक बहुत ही अद्भुत तरीके से कंप्यूटर की जो स्पीड है और एफिशिएंसी है, यानी कार्य करने की क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ा दिया। यानी ये कह सकते हैं तीसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे वो पिछली फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की तुलना में कार्य करने में बहुत ज़्यादा अच्छे सक्षम माने जाते थे। ये तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर है। तो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में आप देख सकते हैं लुक ये लगभग आज के कंप्यूटर की तरह ही दिख रहा है। मॉनिटर भी बन गए थे और CPU यानी प्रोसेसर भी इसके आने शुरू हो गए थे, CPU कैबिनेट। एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरी जनरेशन के कुछ एडवांटेज हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं आपको। यूज लेस एनर्जी, ये कम एनर्जी की खपत करते थे। बेटर स्पीड, इनमें स्पीड पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी थी। कैलकुलेट डेटा इन नैनो सेकेंड, ये डेटा को नैनो सेकेंड स्पीड से कैलकुलेट करते थे। यूज्ड फैन फॉर हीट डिस्चार्ज, इनमें एक फ़ैन लगा होता था जिससे कि जितनी भी हीट इनके अंदर उत्पन्न होती थी उनको ये बाहर निकालता रहता था। मेंटेनेंस कॉस्ट वाज लो, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा लो थी। पहले के बड़े कंप्यूटरों में मेंटेनेंस कराने में बहुत ही खर्चा आता था। जब इसका आकार छोटा हो गया तो इसको हम कहीं पे भी उठा करके ले आ सकते थे एक तरीके से, और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो हो गई थी पहले की मुकाबले। अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स पे। द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वर बिल्ड इनटू ए सिंगल सिलिकॉन चिप, यानी माइक्रो प्रोसेसर इस जनरेशन में आ गए थे, यानी माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो चुका था। और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक बोर्ड पर एक टेक्नोलॉजी के थ्रू सिलिकॉन चिप के बोर्ड पर बना दिया जाता है, टेक्नोलॉजी के सहारा लेकर के, और इसमें हजारों लाखों कंपोनेंट एक चिप पर बने हुए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। दैट इज़ द फर्स्ट जनरेशन फिल्ड एन एंटायर रूम कुड नाउ फिट इन द पाम ऑफ द हैंड। इसका मतलब ये हुआ कि पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर एक कमरे की जगह ले लेते थे, लेकिन जब से ये माइक्रो प्रोसेसर आया तब से ये कंप्यूटर का आकार इस माइक्रो प्रोसेसर ने इतना छोटा कर दिया कि अब हम कंप्यूटर को हाथ की हथेली पर रख कर भी चला सकते हैं। आज आपने ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस देखी होंगी, एग्जाम्पल के लिए आपका फ़ोन जिसे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। और आप बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको आज आप यूज़ कर रहे हैं या जनरल लाइफ में यूज़ की जा रही है, जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। ये पहले के अपेक्षा डिवाइसों को बहुत छोटा कर दिया है इसने, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट करने के साथ साथ उनकी कार्य क्षमता को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का आप कंप्यूटर देख सकते हैं, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे ऑफिसों में, स्कूल कॉलेजों में ये कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स, ये क्या है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है।
आप सभी ने आशा है देखा होगा ज़रूर और यूज़ भी कर रहे हैं। आप लोग यूट्यूब चला रहे हैं तो मोबाइल का यूज़ तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप में से 90 मेरा मानना है कि 95% लोग कंप्यूटर पे काम करते होंगे या करा होगा या स्कूल कॉलेज में ज़रूर देखा होगा। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम 4th जनरेशन के कुछ और बातों के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले इंटेल 4004 नाम से एक चिप डेवलप की गई थी 1971 में, जिसे कि इंटेल ने डेवलप किया था, जो कि एक बहुत ही विश्व की जानी मानी कंपनी है। तो ये इंटेल की एक चिप है जो कि उस समय के कंप्यूटरों में लगाई गई थी, 4th जनरेशन के कंप्यूटरों में। फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन सिंगल चिप। यानी ये चिप प्रोसेसर है ये एक तरीके का। तो प्रोसेसर पर ही बहुत सारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस और बहुत सारी फीचर्स को एक साथ लगा दिया गया था, या फिर टेक्नोलॉजी से के थ्रू ऐसा बना दिया गया था कि बहुत सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट की कंट्रोल हो सके एक सिंगल सिलिकॉन चिप के माध्यम से, सिंगल चिप के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इंटेल ने शुरुआत करी थी 400 चिप से, और जो कि आज बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने के साथ साथ बहुत सारी कंपनियों के साथ साथ IBM है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आज ये चिप बना रही हैं इस तरीके की, और कंप्यूटर की जनरेशन इस तरीके से और आगे बढ़ती जा रही है। आप नए से नए फीचर्स के कंप्यूटर आज मार्केट में देखते हो। तो आज ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी डेवलपमेंट में है और काफ़ी यूज में है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आज के वर्तमान समय में 5th जनरेशन भी एक चल रही है। तो 5th जनरेशन की डिवाइसेस जो है, मैं उसके बारे में बता दूं। 5th generation computing devices based on artificial intelligence are still in development, though there are some applications such as voice recognition that are being used today. 5th जनरेशन की डिवाइसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये हमारे द्वारा दिए गए डेटा को या हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझता है और उस पर बिहेव करता है और उस पर वर्क करता है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने इसमें बताया है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। यानी ऐसी बहुत सारी आज एप्लीकेशंस हैं जिसको ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम टाइप करके ही कर सके। जैसा कि आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल गूगल पर देख सकते हो या यूट्यूब पर देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर केवल आप एक बार बोल दो तो वो सारी चीज़ अपने आप लिख जाएगी, वो सर्च कर देगा। तो ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर की खूबी होती है। आप सिर्फ एक बार बोल दें तो वो उसको अपने आप पढ़ लेगा, लिख लेगा। ऐसी और भी डिवाइसेस आज 5th जनरेशन में आ रही हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोबोट। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसको जितना आप काम देंगे ये उतना कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शन फीड कर दी गई हैं टेक्नोलॉजी से कि इसे जितनी आप अब वर्किंग देंगे, जितना भी काम देंगे उतना काम कर पाएगा। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी और भी डिवाइसेस हैं जिनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। नासा और बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी भारत की भी हैं और विदेश की भी हैं जो कि अंतरिक्ष पर काम करती है, अंतरिक्ष में रिसर्च में वगैरह में काम करती है। तो वहाँ पे ऐसी डिवाइसों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर मानव नहीं जा सकता या वहाँ पर इस तरीके से काम नहीं कर सकता, तो वहाँ पर ऐसी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिवाइसों को वहाँ भेजा जाता है, उनके थ्रू काम लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं जो 5th जनरेशन के हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जनरेशन का टॉपिक। तो मुझे आप कमेंट में लिख करके बताइए आपको ये 5th जनरेशन का टॉपिक कैसा लगा, और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या मेरे समझाए गए किसी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया है या कोई आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख करके बता सकते हैं, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर सकूं। और फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी एडिटिंग भी करनी पड़ती है, टाइपिंग करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी गुजारिश है आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे। आपके मोटिवेशन से हम आगे बढ़ें और आपके लिए बहुत सारी और नई से नई जानकारियाँ लेकर के आएँ।
आने वाले वीडियो में मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ CCC। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो CCC करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट जाने में सक्षम नहीं है या उन्हें इतना टाइम नहीं है। तो मैं उनकी सुविधा के लिए अब कुछ कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ CCC का। ये ऑनलाइन बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क होगा। आप एक एक वीडियो को ध्यान से आने वाली को देखेंगे और CCC घर बैठे ही आप कर लेंगे, बस आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। मैं कोर्स लेकर के फॉर्म भरने तक सारी आपकी हेल्प करूँगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपसे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।